हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th का बायोलॉजी जो हमने स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर जो था आपका जीव जगत पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। और हमने ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है जिनका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, और इसका भी एक पार्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर वो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको पूरा नोट्स वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी आपको इससे मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा ये प्रयास जो आपके लिए है, इसको ज़रूर आप कुछ अंजाम दें इसका, ठीक है ना, ताकि हमें भी और पढ़ाने में अच्छा लगे, ठीक है ना। चलिए आज हम पढ़ेंगे कैरोलस लिनियस के द्विजगत वर्गीकरण की कमियां। देखिए आपको पता है कि कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, द्विजगत प्रणाली दिया था। सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले अरस्तु आए, वो उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक मतलब वर्गीकरण का वैज्ञानिक मानदंड दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया, एक पादप जगत होगा, एक जंतु जगत होगा। पादप जगत को उसने आकारिकी के आधार पर बांट दिया और जंतु जगत को उसने लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर बांट दिया, ठीक है ना। कल हम पढ़ा दिए। जो कैरोलस ने द्विजगत प्रणाली दिया, इसमें उन्होंने बताया कि पादप जगत में जो हम हैं कि रख देंगे, सूक्ष्म जीव को रख देंगे, मुंड्रा को भी रख देंगे, प्रोटिस्टा को भी रख देंगे, है ना, कवक को भी रख देंगे। इन सब में इन्होंने इसको रख दिया था। लेकिन ये बातें गलत हैं। ये बातें क्या हैं, गलत हैं। मतलब बोल सकते हैं जो इन सभी चीज़ को जो इसमें जैसे कि देखिए कल जो पादप जगत था आपका, पादप जगत में जो है ना कैरोलस लिनियस ने क्या क्या रख दिया था, इसमें कवक को भी रख दिया था, मुंड्रा को भी रख दिया था, है ना, और प्रोटिस्टा को भी रख दिया था। तो ये तीनों को इसने जो है कैरोलस लिनियस ने पादप जगत में ही रख दिया था। तो ये इनका हो गया गलत, क्योंकि कवक जो होता है वो बहुकोश के होता है। क्या होता है, बहुकोश के जीव होता है। और मोनेरा जो होता है, इनमें आते हैं जीवाणु। क्या आता है, जीवाणु। और जीवाणु आपके एक कोश के होते हैं। तो इनमें से इसका क्या होता है, बहुत चीज़ कमियां हो गई। तो इसलिए हमने इसको कमियों को देखा इसमें। तो लिखे हैं एग्जाम में बोल रहा कैरोलस लिनियस की कमियों को लिखें। तो पहला है कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीव को एक ही समूह में रख दिया। देखिए प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिनमें केंद्रक डेवलप ज़्यादा नहीं हो, जिनमें केंद्रक डेवलप नहीं हो। केंद्रक होगा लेकिन उतना डेवलप वो नहीं होगा। आप एक दफा के लिए भी बोल सकते हैं केंद्रक होता ही नहीं, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें केंद्रक जो है विकसित हो। तो इन दोनों को इन्होंने एक ही साथ रख दिया था, तो ये तो गलत हो गया ना, इसलिए ये इसकी कमियां हो गई। दूसरी बात है, एक कोश के जीव एवं बहुकोश के जीव को पादप समूह में रख दिया। मतलब कि देखिए ये पादप समूह था, कवक आपका बहुकोश के होता है और मोनेरा में जो बैक्टीरिया आते हैं वो एक कोश के होता है। तो बहुकोश के एक कोश के साथ आप कैसे रख सकते हैं, तो अलग हो गया ना। क्योंकि सही चीज़ कब बोलेंगे, जब एक कोश के साथ एक कोश के रखेंगे तब ना सही होगा वो। तो वही चीज़ यहाँ पर है। फिर तीसरा है स्वपोषी एवं परपोषी को एक समूह में रखना। अब देखिए इसमें कवक जो होता है वो परपोषी होता है। कवक कौन होता है, परपोषी होता है। और आपका मोनेरा में जो कुछ जीव ऐसे आते हैं, वो जैसे कि नीले हरी शैवाल, वो आपके स्वपोषी होते हैं। प्रोटिस्टा में भी आपका आता है कुछ ऐसे जीव, युग्लिना हो गया तो वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी देखिए एक साथ रख दिया, तो ये गलत है। तो ये सब भी इसका क्या था, कमियां था। अब देख लेते हैं हम अर्नेस्ट हैकेल का त्रिजगत प्रणाली। मतलब अब द्विजगत के बाद आया त्रिजगत। मतलब बोलेगा कि द्विजगत के बाद कौन सा प्रणाली आया, तो त्रिजगत आया। त्रि का मतलब हो गया तीन, त्रि का मतलब क्या होगा, तीन, ठीक है। और त्रिजगत किसने दिया था, ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल। ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, कब दिया था, 1886 में दिया था। इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ बता दिया कि त्रिजगत में प्लॉन्टी एनिमिलिया तो पहले ही खोज हो गया था, ठीक है ना। प्लॉन्टी का मतलब हो गया पादप जगत, एनिमिलिया का मतलब जंतु जगत, और प्रोटिस्टा एक नया जो है बोल सकते हैं आप जो है जगत इन्होंने अपने प्रणाली में रखा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें इन्होंने नहीं किया था, सिर्फ प्रोटिस्टा को बोला कि हम अपने त्रिजगत में रखेंगे, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, ठीक है। उसके बाद आता है चतुर्थ जगत या चार जगत प्रणाली आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। चार जगत प्रणाली किसने दिया है, हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया। कब दिया, 1938 में। ये सारा पॉइंट याद रखना है। त्रिजगत दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, द्विजगत दिया कैरोलस लिनियस ने, चार जगत दिया हर्बर्ट कोपलैंड ने। ये आपको ध्यान रखना है। और इस चार जगत में इन्होंने क्या क्या बताया, पहले तो तीन तो था ही, प्लॉन्टी एनिमिलिया प्रोटिस्टा पहले से था ना, प्लॉन्टी एनिमिलिया प्रोटिस्टा पहले से है। और एक नया इसने बोला कि हम चतुर्थ जगत में मोनेरा को रखेंगे। अभी सारा इनमें देखेंगे, प्लॉन्टी क्या होता है, एनिमिलिया क्या होता है, प्रोटिस्टा मोनेरा, सबके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए। फिर आता है हमारा सबसे सफल जो आपका है आर एच व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। तो इनमें क्या दिया, चार तो हो ही गया था, एक पांचवा आता है कवक। पांचवा क्या आता है, कवक। तो प्लॉन्टी एनिमिलिया प्रोटिस्टा मोनेरा और कवक, ये 5 जगत जो है किसने दिया, आर एच व्हिटेकर ने दिया है। कब दिया था, 1969 में इन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो ये आपका इतना जो है पॉइंट ध्यान रखना है कि द्विजगत किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने, त्रिजगत अर्नेस्ट हैकेल ने, चतुर्थ जगत हर्बर्ट कोपलैंड, और पांचवा दिया आपका आर एच व्हिटेकर ने 1969 में। 5 पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि मोनेरा प्रोटिस्टा एनिमिलिया कवक और फंजाई, इन कवक और
प्लॉन्टी, इन चारों पांचों में जो है क्या क्या अंतर है, कौन एक कोष की है, कौन बहुकोष की है ना, किन में केंद्रक होता है, किन में केंद्रक नहीं होता है, इनको हम डिटेल में देखते हैं। अब देखिए देख लेते हैं 5 जगत की विशेषताएं क्या, उनके लक्षण क्या है, उसके बाद फिर अलग अलग सब जगत को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इनको देख लेते हैं पहले। देखिए 5 जगत वर्गीकरण है, ये जो बताया ये आपका आर.एच. विटेकर का 5 जगत का लक्षण देख रहे हैं। सबसे पहले इधर लिख दिए कि 5 लक्षण कौन सा, पहला देखेंगे कोशिका में प्रकार का, फिर कोशिका भित्ति का, केंद्रक झिल्ली का, काय संरचना का और पोषण विधि का देखेंगे। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लॉन्टी, एनीमिलिया, ये पांचों आपको रटा होना चाहिए माइंड में। ठीक है, तो पहले मोनेरा में देख रहे थे। मोनेरा में कोशिका का प्रकार कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि जिनमें केंद्रक सही से नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो मोनेरा में जो होगा ना, मोनेरा में जो जीव आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया को आगे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया और आद बैक्टीरिया, कल पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल आप ध्यान रखिए कि मोनेरा में कोशिका का कौन सा प्रकार है, प्रोकैरियोटिक है। क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है ना, और प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक विकसित नहीं, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोटिस्टा में बात करें, अच्छा प्रोटिस्टा में नहीं लिखे हैं, तो प्रोटिस्टा में आपका होता है यूकैरियोटिक, आप यहाँ लिख लीजिए क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक। तो बोलेगा कि प्रोटिस्टा में कोशिका कौन सा प्रकार होता है, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि जिनमें केंद्रक अच्छे से पाया जाता हो, विकसित हो पाया जाता हो केंद्रक। ठीक है, जैसे हम लोग हो गए यूकैरियोटिक हो गया, पौधा हो गया यूकैरियोटिक हो गया, हम लोग में जो केंद्रक पाया जाता है ना, कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वो विकसित होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है ना। अब कवक, देखिए इसमें भी वही होगा, यूकैरियोटिक लिख लीजिएगा। कवक में भी क्या होता है, यूकैरियोटिक। और प्लॉन्टी में देखिए इसमें लिखे नहीं है, भूल गए लिखना, इसमें भी यूकैरियोटिक। और एनीमिलिया जो है इसमें भी यूकैरियोटिक होता है। तो सब में यूकैरियोटिक जो खाली था भर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ मोनेरा में होता है प्रोकैरियोटिक, बाकी इधर सब में क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है ना। चलिए इधर देखते हैं। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। क्या करते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर जो एक भित्ति होता है ना, जो कि कोशिका झिल्ली को रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे मान चलिए कि ये आपका कोशिका हो गया। ठीक है ना, कोशिका को सुरक्षा देने के लिए आगे क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। अब इस कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देने के लिए कौन होता है, कोशिका भित्ति होता है। ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति कह सकते हैं किसी कोशिका का बाहरी आवरण ही क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। ठीक है ना। लेकिन ये पाया किस में जाता है वो डिपेंड करता है। देखिए आपका जो मोनेराज होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिकोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। फिर बात करते हैं प्रोटिस्टा में। देखिए प्रोटिस्टा में जो है बहुत चीज़ आता है, आपका यूग्लिनस सब प्रोटिस्टा में आता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इनमें क्या होता है ना, कुछ में उपस्थित होता है, कुछ में उपस्थित नहीं होता। तो इसमें आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल आप ध्यान रख लीजिए, प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। अब कवक में बात करते हैं। कवक में कोशिका भित्ति होती है। कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना। चलिए इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्लॉन्टी या पादप। देखिए प्लॉन्टी या पादप मतलब क्या है, पौधा। जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की। ये जो सेलुलोज है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, एनीमिलिया मतलब क्या हो गया, जंतु हो गया। जंतु यानी कि हम लोग हो गए। तो हम लोग में जो है ये कोशिका भित्ति जो है नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं पाया जाता, ध्यान रखिए। यानी जंतु मतलब क्या, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली सब क्या जंतु हो गया। तो इनमें जो कोशिका होता है ना, उस कोशिका में खाली कोशिका झिल्ली पाया जाता है। उन कोशिका में खाली कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा कि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जैसे मान लीजिए ये जंतु का कोशिका हो गया, इसके बाहरी आवरण में क्या होता है आपका, जो होता है ना, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब इसके ऊपर कोशिका भित्ति आपका नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे कह देंगे कोशिका झिल्ली, और जंतु को छोड़ के इधर जितना भी है वो सब क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला लक्षण आपको पता चला होगा। ये दूसरा था। तीसरा देखता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, अब देखिए मोनेरा कैसा, प्रोकैरियोटिक है, और अब हम तुरंत बोले हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिनमें केंद्रक अच्छे से नहीं पाया, यानी कि विकसित नहीं हो। जब केंद्रक है विकसित नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से पाया जाएगा। केंद्रक झिल्ली का मतलब क्या होता है, केंद्रक के बाहरी आवरण को जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगा, सीधी सी बात है। इधर बात करते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। ठीक है ना। और कवक में भी होता है, यानी इधर जो है सब में जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, क्योंकि सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक अच्छे से विकसित डेवलप होता है। जब केंद्रक होगा तो केंद्रक झिल्ली भी होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काय संरचना। काय संरचना का मतलब हो गया कि बॉडी किस लेवल पर है, मतलब शरीर जो है किस लेवल पर उसका विकसित है। तो जो मोनेरा के जो जीव होता है ना, ये कोशिका लेवल पर विकसित होते हैं। किसमें होते हैं, कोशिका। इनमें ऊतक फूतक नहीं पाया जाता है। और प्रोटिस्टा भी आपका जो होता है कोशिका लेवल पर ही विकसित होता है, ऊतक सब इसमें नहीं पाया जाता है। और बात करते हैं कवक। कवक में जो है ऊतक पाया जाता है। ठीक है ना, कवक में ऊतक पाया जाता है।
और लेकिन इसमें ऊतक जो होता है वो उतना मजबूत नहीं होता। तो इसको आप बोल सकते हैं, एक चीज़ लिख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा कि बोल सकते हैं अदृढ़ ऊतक लिख सकते हैं ना, अदृढ़ ऊतक लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऊतक पाया जाता है, उतना मजबूत ऊतक नहीं बोल सकते हैं। अदृढ़, दृढ़ का मतलब क्या होता है हार्ड, अ लगा दिए तो अदृढ़ मतलब हार्ड नहीं, तो ऊतक पाया जाता है, तो अदृढ़ ऊतक पाया जाता है। बात करते हैं प्लांटी या पादप की, इसमें तो अच्छा खासा ऊतक पाया जाता है। तो ऊतक इसमें ऊतक का सिस्टम भी पाया जाता है, ऊतक का सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एनीमिलिया का। एनीमिलिया यानी हम लोग में तो टिश्यू अच्छे लेवल पर है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग में क्या ऊतक तंत्र लेवल पर है या अंग तंत्र लेवल पर है, यानी हम लोग में बहुत खास बहुत ज़्यादा डेवलप ऊतक सब है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पोषण विधि। पोषण मतलब कौन कैसे पोषण कर रहा है, भोजन अपना किस प्रकार ग्रहण कर रहा है, उसी का मतलब हुआ। तो मोनेरा जो होते हैं इनमें क्या होता है, स्वपोषी भी होते हैं, प्रपोषी भी होते हैं। आगे जब पढ़ेंगे कल मोनेरा के बारे में, मोनेरा में कौन कौन आते हैं उनके बारे में तो आपको पता चलेगा कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। तो मोनेरा के जो जीव होते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो ध्यान रखिए, स्वपोषी का मतलब हो गया जो खाना अपने से बनाए, और परपोषी का मतलब है जो दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में क्या है, ये भी आपका स्वपोषी परपोषी दोनों होता है, ठीक है ना। और कवक ये आपका परपोषी होता है, ये स्वपोषी नहीं, ये क्या होता है बिल्कुल पूरी तरह से परपोषी होता है, यानी कि दूसरे पर निर्भर है, परपोषी। और एक आप बोल सकते हैं और एक मृतजीवी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मृतजीवी लिख दीजिए। वैसे परपोषी का ही प्रकार अलग होता है, मृतजीवी तो लिख लीजिए मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब क्या होगा कि सड़े गले पदार्थ खाकर जो है ना ये कवक बड़ा होता है। वो आप देखें ना गोबर के पास जो गोबर सत्ता फरता है, मशरूम जिसको बोलते हैं, वही है आपका ये। अब प्लांटी पादप का मतलब क्या हो गया, ये आपका स्वपोषी। पौधा कितना जितना भी पौधा है वो सब क्या है, अपने से भोजन बनाता है, तो जो अपने से भोजन बनाता है उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी। या इसको एक और बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषी, क्या बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी, क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बनाता है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधा जो भोजन बनाता है उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर बात करते हैं एनीमिलिया की। एनीमिलिया मतलब जंतु, यानी हम लोग हो गए। तो हम लोग क्या है, हम लोग परपोषी, हम लोग क्या है परपोषी, मतलब परपोषी का मतलब जो दूसरे पर निर्भर होकर भोजन प्राप्त करे। तो हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या हो गए परपोषी हो गए। एक पॉइंट और लिखे हैं प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी का मतलब होता है जो कि अपना भोजन का पूर्ण पाचन करे। तो हम लोग खाते हैं तो भोजन पाचन करते हैं ना, तो इसलिए हम लोग परपोषी हो सकते हैं और प्राणी संपोषी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 जगत का लक्षण है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना भूल गया, इसमें आप लिख सकते हैं कि जो आपका मोनेरा होता है ना, एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, मोनेरा जो होता है कॉपी में लिख लीजिए, मोनेरा आपका होता है एक कोशिकीय, क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, मोनेरा क्या होता है, एक कोशिकीय। लेकिन प्रोटिस्टा जो है ये आपका होता है, ये भी आपका एक कोशिकीय होता है। प्रोटिस्टा भी क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है ना। मोनेरा भी एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय, और कवक आपका होता है बहुकोशिकीय। ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। प्लांटी भी क्या होता है, बहुकोशिकीय। ये पॉइंट आप कॉपी में नीचे लिख लीजिए। और एनीमिलिया भी क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, ठीक है ना। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होगा, अच्छा एक कोशिका का मतलब क्या होगा, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे एक कोशिका कहते हैं। और बहुकोशिका का मतलब क्या होगा, बहु। इस बहु का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो जिनमें बहुत सारी कोशिका होती है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। तो सिर्फ प्रोटिस्टा और मोनेरा एक कोशिकीय होता है, बाकी सब बहुकोशिकीय होता है, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, फिर प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, फंजाई, ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।